हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल BLED कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट चाइल्डहुड के बारे में, विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था में। गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विकास की अवस्थाएं इन्फेंसी एज यानी कि शैशवावस्था के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे BLED कोर्स चैनल पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसकी महत्व के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मीनिंग के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो गाइज, आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चाइल्डहुड है। पहले था इन्फेंसी एज, फिर चाइल्डहुड, फिर उसके बाद है एडोलसेंस एज। तो नंबर वाइज ऐसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले तो शैशवावस्था यानी कि जो इन्फेंसी एज है वो कंप्लीट हो चुका है, और फिर उसके बाद चाइल्डहुड अभी मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। फिर उसके बाद है एडोलसेंस, जिसे मुझे कंटिन्यू करना है आगे। आप लोग बस देखते रहिए। तो गाइज, अभी हम यहाँ देख लेते हैं कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, किन किन अवस्था को क्या क्या कहा जाता है, इसको आप देख सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उनके कथन और उनके विचार अलग अलग हैं। तो ये डेवलपमेंट स्टेज एज, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो स्टेज है, फिर उसके बाद कितनी एज से कितने एज तक निर्धारित किया गया है। जैसे कि है प्रीनेटल पीरियड, ये कंसेप्शन टू बर्थ है, यानी कि जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है तो वो वाला पीरियड जो है वो पीरियड प्रीनेटल पीरियड है। फिर उसके बाद इन्फेंसी एज इन्होंने माना है कि बर्थ टू 14 डेज। फिर उसके बाद बेबीहुड 2 वीक से 2 ईयर। फिर उसके बाद चाइल्डहुड है, यही आज हमें कंटिन्यू करना है। इसमें अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड है। तो 2 ईयर टू 10 to 12 ईयर, ये है अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 ईयर, और लेटर चाइल्डहुड में 6 से 14 ईयर। और वैसे बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, क्योंकि जन्म से 6 वर्ष तक जो है वो शैशवावस्था है, और 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है। तो गाइज, इसमें अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड की जो डिफरेंस है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड शो सम वाट फोटोग्राफिक मेमोरी एंड वेरी सिंपल मीनिंग कंटेशंस, यानी जो बच्चा जब वो अर्ली चाइल्डहुड एज में रहता है तो वो मीनिंग को, साधारण सिंपल सी मीनिंग को अपनी मेमोरी में याद रख सकता है। और जब वो जो बच्चा है वो लेटर चाइल्डहुड की एज में रहता है तो वो गिव्स मोर मीनिंग्स टू वाट ही प्रेसियस, वो बहुत सारे मीनिंग को और जो थोड़ा डिफिकल्ट रहते हैं उनको भी अपने वो मेमोरी में याद रख सकता है। फिर उसके बाद सेकंड है रिमेंबर्स फ्यू एक्सपीरियंस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो जो क्षण होता है वो छोटे ही क्षण को याद रख सकता है। अगर कोई किसी स्टोरी को हम उसे बता रहे हैं, पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, या कोई कविता याद करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा याद कर पाते हैं। लेकिन जब वो लेटर चाइल्डहुड में रहते हैं तो उस एज में वो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, और अच्छे से वो भी रिमेंबर्स मोर एक्सपीरियंस एंड डिटेल्स, यानी कि अनुभवों का वो बहुत लंबे समय तक वो डिटेल्स यानी वर्णन कर सकते हैं। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि लंबे समय तक ये डिटेल कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो गाइज, इसे स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको सॉल्व करके उसे, यानी कि कहीं से देख कर अगर नहीं याद है तो आपको वो जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का क्वेश्चन है कि जो सीखने का आदर्श काल है, सीखने का आदर्श काल यानी कि आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, या सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है। अगर गाइज आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं फिर से। विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था। मानव विकास की दूसरी अवस्था बाल्यावस्था है। शैशवावस्था के बाद बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। शैशव काल में बालक अपने चारों ओर की परिस्थितियों से अपरिचित होता है, यानी कि उसके चारों तरफ, उसके इन्वायरमेंट में, या उसके वो जहाँ रह रहा है, क्या चल रहा है, वो इन सभी चीज़ों से अपरिचित रहता है। उसका शरीर और वह मन दोनों अविकसित दशा में होते हैं। बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते उसका पर्याप्त विकास हो जाता है और वह अपने वातावरण से परिचित होने लगता है। इस अवस्था में वह जिस व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार को तथा शिक्षा संबंधी बातों को सीखना आरंभ करता है,
वह उसके भावी जीवन की आधारशिला होती है। यानी जो ये सीखता है अभी से एज में, वो उसके जो जीवन है उसका आधारशिला होता है, बेस होता है। अतः बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं तथा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास के संबंध में विचार करना आवश्यक है। जो बाल्यावस्था होता है ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। हम सामान्यतः याद कर सकते हैं 6 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था है। फिर उसके बाद गाइज इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बाल्यावस्था का महत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने पर बालक का इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। जैसे कि जब शैशवावस्था की एज में रहता है तो वह अपने वातावरण से एकदम अनभिज्ञ रहता है, उसके चारों तरफ क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है, तो वो जब चाइल्डहुड एज में आता है तब तक वह अपने चारों तरफ के वातावरण से परिचित होने लगता है, समझने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा है। जैसे कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने निर्माणकारी काल कहा है। इस काल में बालक जिन व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी आदतों, व्यवहार, रुचियों एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों, पैटर्न्स का निर्माण कर लेता है, उनको रूपांतरित करना सरल नहीं होता है। यानी जो जिन आदतों का वो अपने मेंटल अपने मतलब शरीर में धारण कर लेता है, या जिन आदतों को वो अपना लेता है, तो उन आदतों को वो अपने पूरे ज़िंदगी भर वही अस्थायी रूप से वो सीखा रहता है। पर ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद। आसानी से परिवर्तन नहीं हो पाएगा। जो आदत डेवलप होनी रहती है वो इसी एज में एकदम अच्छी तरीके से पूरा हो जाती है। तो जीवन में बाल्यावस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के विचार इस प्रकार हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। जैसे कि अगर शैक्षिक दृष्टि से लिया जाए तो बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण और कोई अवस्था है ही नहीं। शैशवावस्था को जैसे कि इम्पोर्टेंट उसको भी दिया गया, इम्पोर्टेंस माना गया है, वो भी महत्व है बालक के जीवन में शैशवावस्था का भी, क्योंकि वो बालक तब दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था को माना गया है, चाइल्डहुड को माना गया है। ये किसने कहा है? ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अकॉर्डिंग है। और बालक का निर्माणकारी काल कहा गया है। बालक का निर्माणकारी काल कौन सा है? वो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है। आप यहाँ से ये अच्छी तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं, ताकि अगर टेट, वीटेट या किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप लोग अच्छे से इसे लिख दें। फिर गाइज अगर आपको अपना आंसर मैच करना है, कि जैसे कि अब अगर आपको याद आ गया है कि क्या है जो हमने अभी क्वेश्चन किया था कि सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है, तो गाइज सीखने का आदर्श काल जो दिया है ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम वहीं आपको आंसर देंगे। और तो ऐसे उसी प्रकार से जब आप वहाँ हम देखेंगे, फिर उसके बाद बालक का निर्माणकारी काल ये भी याद कर लेना कि किस अवस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है। फिर गाइज उसके बाद हम उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट हो जाता है कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। यानी कि शिक्षा की दृष्टि से जो बाल्यावस्था है वो महत्वपूर्ण अवस्था है, माना गया है बाल्यावस्था को। अतः इस काल के व्यक्तिगत विकास के लिए अभिभावकों तथा शिक्षकों को विशेष रूप से सतर्क होकर उन सभी साधनों और विधियों का उपयोग करना चाहिए जो उसके स्वाभाविक और संतुलित विकास में सहायक हो। यानी जो बालक के विकास में सहायक हो, उन सभी चीज़ों का, उन सभी टूल्स का, उन सभी वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए बच्चों को निर्माण करने के लिए, अच्छा जीवन उनका ताकि भविष्य में रहे। अच्छी अच्छी आदत डेवलप करना चाहिए, ताकि यही आदत तो उसका स्थायी रहता है, तो वो अपने जीवन भर आरामदायक अपनी ज़िंदगी काट सके। फिर गाइज हम मीनिंग ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था का अर्थ के बारे में देखेंगे। समान रूप से सभी वैज्ञानिकों ने लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी जो उसके आदत डेवलप हुए रहते हैं तो उनमें वो स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाता है। फिर वो परिवर्तन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमें जो शिक्षक हैं और जो अध्यापक हैं, पेरेंट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बालक का अच्छे से विकास कर सके और ऐसा अच्छा विकास करें ताकि वो अपने जीवन में अपनी आदत से सुखमय जीवन व्यतीत कर सके।
क्योंकि यही एज जो है बाल्यावस्था की एज, ये जीवन की आधारशिला माना गया है। हर्लाक के शब्दों में उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनावस्था होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है। हर्लाक के अकॉर्डिंग, हर्लाक ने माना है कि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौनावस्था होने तक 11 तथा 12 वर्ष की होती है। ये हर्लाक के अकॉर्डिंग है। फिर गाइज और गाइज यहाँ भी एक क्वेश्चन है कि जो हर्लाक हैं ये फीमेल साइकोलॉजिस्ट हैं कि मेल साइकोलॉजिस्ट है। आपको ये भी बताना है, इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। फिर हम देखेंगे क्या सही है क्या गलत है, फिर से हम अच्छे से बता देंगे आप लोगों को। फिर गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। लेट चाइल्डहुड एक्सटेंड फ्रॉम द एज ऑफ 6 years टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पुबर्टी बिटवीन 11 and 12 ईयर। हल्ला के अकॉर्डिंग जो इन्होंने कहा है, तो इंग्लिश में ये डिफिनीशंस है या इंग्लिश में ये स्टेज को माने हैं। तो अगर इंग्लिश में आपको सूटेबल लगता है तो आप इंग्लिश में भी ये याद करके लिख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी गई है। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय किया, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है, क्योंकि ये शिक्षा के दृष्टि से, एजुकेशन के दृष्टिकोण से इसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें बालक अच्छी तरीके से सीखता है, तो इसे मनोवैज्ञानिकों ने प्रारंभिक विद्यालय की संज्ञा दी है। इस काल में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना बालक बालिकाओं में प्रबल दिखाई देती है। जैसे कि सामाजिकता की भावना जो होती है, बच्चा जो रहता है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलता है, अपने वस्तुओं को शेयर करके खेलता है, एक दूसरे को देकर वो खुशी महसूस करता है। तो इसमें उसके सामाजिक भावना का विकास जो रहता है वो चरम पर रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह किया या गैंग एज भी कहा है। कुछ लोगों ने इसे चुस्ती की आयु, स्मार्ट एज भी कहा है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत एक्टिव रहता है हर एक चीज़ों के प्रति और खेलता है बहुत स्फूर्ति के साथ। अगर पढ़ाई भी करता है तो बहुत स्फूर्ति के साथ करता है, तो इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसको स्मार्ट एज कहा है। क्योंकि इस अवस्था में बालक खेलकूद एवं भागदौड़ में लगे रहने के कारण गंदा और लापरवाह भी दिखाई देते हैं, इसलिए इसे गंदी आयु, डर्टी एज भी कहा गया है। क्योंकि वो समूह के साथ जितना खेलना पसंद करते हैं तो उसमें गंदा होने का, ये सब का ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनके कपड़े उपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदा होते हैं, तो इसलिए इसको डर्टी एज भी कहा गया है। फिर गाइस जैसे कि बीएलएड सेकेंड ईयर में या बीएलएड फर्स्ट ईयर में, पूरे बीएलएड में, तो उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 4 नंबर के, एक 12 नंबर के। 12 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं और जो 4 नंबर के होते हैं 8 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। तो जो 4 नंबर के 8 क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, तो वो हमें कंपलसरी रहता है कि हमें सब करना है। उसमें ऑप्शन नहीं रहता है कि आप ये करें ये छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं रहता है। आप उसमें 12 क्वेश्चन दिया रहता है, 12 नहीं 8 क्वेश्चन दिया रहता है, तो आप उसमें से 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट जो ये शॉर्ट का बात था। अब जब अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो लॉन्ग में हमें 8 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से हमें 4 ही करना रहता है। एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको वहाँ पता ही चल जाएगा। तो अगर जैसे कि अगर शॉर्ट में पूछा है कि बाल्यावस्था का महत्व क्या है, केवल आप बाल्यावस्था का महत्व बताएंगे और बाल्यावस्था की स्टेज कहाँ से कहाँ तक है इनके बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको उसमें बाल्यावस्था का महत्व, बाल्यावस्था का अर्थ, विशेषताएं भी लिखना होगा। गाइस हम वही देखते हैं कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, केवल ये बताइए। तो अगर ये शॉर्ट में आए तो आप केवल शॉर्ट में इसी का आंसर दे सकते हैं, बस इतना ही और इतना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, यानी जो बालक होता है उसके शारीरिक और मानसिक विकास में स्टेबिलिटी आ जाती है। बाल्यावस्था में विकास की गति में धीमापन आ जाती है। विकास की दृष्टि से इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, 6 से 9 वर्ष तक संचय काल, कंजर्वेशन पीरियड, और 10 से 12 वर्ष तक परिपाक काल, कंसोलिडेशन पीरियड।
फिर उसके बाद शैशवावस्था और पूर्व बाल्यकाल में 6 से 9 वर्ष जो विकास हो जाता है वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यकाल 10 से 12 वर्ष की आयु में दृढ़ होने लगता है। उनकी चंचलता शैशवकाल को अपेक्षा कम हो जाती है और वह वयस्कों के समान व्यवहार करता दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बाल्यावस्था में बच्चों को देखते हैं, बालकों को देखते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे हैं, अब उतना बच्चा नहीं रह गया है, उतना बदमाशी भी नहीं करता है, क्योंकि उसके माइंड में या उसके पूरे व्यवहार में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आ जाता है। तो वो बचकाने जैसी जो हरकत नहीं करता है, वो बड़ों जैसा हरकत करने लगता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है, क्योंकि ये लोग केवल, जैसे कि जो बालक होता है केवल प्रकट करते हैं, वास्तव में उतने परिपक्व होते नहीं हैं, तो इसलिए इसे रॉस ने स्यूडो मेच्योरिटी कहा है। स्यूडो मेच्योरिटी यानी कि मिथ्या परिपक्वता। तो आपको ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद शारीरिक और मानसिक स्थिरता। मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि जो शारीरिक और मानसिक स्थिरता है ये बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आपको ये भी याद रखना है कि जैसे कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्थिरता को महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है, तो बाल्यावस्था में। फिर गाइज उसके बाद है मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस समय बालक की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती रहती है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मरण शक्ति का विकास द्रुत गति में होता है। स्थायी स्मृति में वृद्धि होती है। वस्तुओं के प्रति रुचि और अवधान बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद गाइज है जिज्ञासा की प्रबलता, यानी क्यूरियोसिटी। जैसे कि जब बालक शैशवावस्था की एज में रहता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है, बट जब वो बाल्यावस्था में आता है तो प्रबल क्यूरियोसिटी हो जाती है। बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उन सब के विषय में जानना चाहता है। इस समय में वह यह नहीं पूछता कि यह क्या है, बल्कि यह पूछता है कि यह ऐसा क्यों है। जैसे कि जब वो शैशवावस्था में पूछता है तो बस यही पूछता है कि यह क्या है, व्हाट इज़ दिस। लेकिन जब वह बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तब वो इस प्रकार नहीं पूछता, वो पूछता है कि यह क्यों ऐसा है। राउस ने बालक की इस प्रवृत्ति के संबंध में कहा है कि उत्तर बाल्यकाल में बालक ऐसी बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासु, क्यूरियस होता है कि अमुक बातें कैसे होती हैं, अमुक चीज़ किस प्रकार कार्य करती है इत्यादि। वह विभिन्न विषयों पर ढेरों सूचनाएं एकत्रित करता है, जिन्हें देखकर उसके बड़ों को आश्चर्य होता है। फिर उसके बाद आत्मनिर्भरता की भावना। जैसे कि पहले जब वो शैशवावस्था में रहता है तो वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, बट वह धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता है, बाल्यावस्था की एज में रहता है, आता है, तो वो आत्म में निर्भर होना चाहता है और होता भी है। लगभग अपने कुछ काम, बेसिक काम, वो जैसे कि कपड़े पहनना, खाना अपने हाथों से, तो ये सब कार्य वो अपने आप से करने लगता है बच्चा। फिर उसके बाद है रचनात्मक कार्यों में रुचि। उससे जैसे कि समूह में रहकर काम करना या कोई अलग से बनाना, जैसे कि लकड़ी, कागज़ या अन्य किसी चीज़ का नाव बनाना, या खेलने के लिए घर बनाना, या गाड़ी घोड़ा बनाना, तो इन सारी चीज़ों को वो जैसे कि सामान एकत्र करके या कोई भी सामान की जो वेस्ट मटेरियल है उन सभी चीज़ों को लेकर बच्चा अकेले ही खेलता रहता है, समूह में भी खेलता रहता है। तो वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी रहती है कि वो नई नई चीज़ों को बनाता है, सीखता है। फिर उसके बाद है संग्रह प्रवृत्ति का विकास, यानी कि जो बच्चा होता है, जैसे कि घर में जो टूटे फूटे पुर्जे होते हैं या कोई भी चीज़ वो पा गया बाहर से, तो उन सभी चीज़ों को एकत्र करने की भावना आने लगती है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। अगर गाइज आप अपना नोट्स बना रहे हैं तो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना लिख लीजिए, फिर उसके बाद समझना स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, यानी कि जो समूह में खेलने वाली प्रवृत्ति रहती है, इसकी प्रबलता हो जाती है बाल्यावस्था में। रॉस ने कहा है कि बालक प्रायः अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्र होते हैं, जिसके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता। तो जैसे कि वो आपस में ही समूह बना लेते हैं और आपस में ही हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, वो बड़ों के पास नहीं जाते हैं उसके राय लेने, वो आपस में ही राय लेकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं, या जो भी उनके समय जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं, जो भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उसमें वो अपनी राय रखते हैं, अपने समूह की राय लेते हैं। फिर उसके बाद 8 नंबर है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, यानी शैशवकाल में बालक अंतर्मुखी होता है या केवल अपने में ही रुचि रखता है, बट जब वह
बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में रहता है, तो वह इधर उधर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के विषय में जानने आदि में रुचि दिखाता है। जैसे कि अगर अपने पड़ोसी के बारे में किसी को देख लिया, कोई नया आ गया, तो मम्मी ये कौन है, या अपने पेरेंट्स से पूछता है ये कौन है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इन सारे क्वेश्चन वो करने लगता है। फिर उसके बाद है सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, यानी कि वो अकेले फिर एकांत प्रिय नहीं होता है, अकेले खेलने में नहीं मज़ा आता है, फिर वो सबके साथ खेलने लगता है, मिलजुल कर खेलने लगता है, क्योंकि सामूहिक भावना का विकास हो जाता है। फिर कार्ल गुरुस का कथन है, स्टेनले हॉल का कथन है, स्पेंसर का कथन है। ये सारे कथन जो है हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, महत्वपूर्ण भी है। जैसे कि अगर आपको ये याद है तो आपको बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो याद करने में आसानी भी होगी, इस प्रकार से हेल्पफुल हो गया। और बाकी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टेट सीटेट बाकी एनवीएस का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीएलएड का भी दे रहे हैं, तो उसमें अगर आप ये हेडिंग डालकर लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर गेन होगा। और टेट फिटेट में अगर डायरेक्ट पूछ लिया गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्ल ग्रूस के अकॉर्डिंग है कि खेलों के द्वारा व्यक्ति भावी जीवन की तैयारी करता है, अपने आने वाली जो भावी जीवन है उसी की तैयारी करता है खेल के द्वारा। क्योंकि जो बालक होता है वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखता है, खेल के सीखता है। फिर उसके बाद स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं, यानी कि उनके जो पूर्वज करते आए हैं, जैसे कि बहुत सारे घर बनाना छोटे छोटे, या पेड़ पर चढ़ना, बहुत सारे इन प्रकार के कार्यों को जो बच्चा है वो करने लगता है थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद स्पेंसर के अकॉर्डिंग है कि बालक खेल के द्वारा अपनी आंतरिक शक्ति का व्यय करता, अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है। जैसे कि जब वो खेलेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, तो जो उसके पास एनर्जी है तो वो भी थोड़ा वेस्ट होगी ना। तो इस प्रकार से बालक बालकों के साथ और बालिकाएं बालिकाओं के साथ खेलना पसंद करती हैं, और उनका सखा भाव विकसित होता है, दिखाई देता है। बालक एवं बालिका के खेलों में भी अंतर होता है। जैसे कि जो बालक होते हैं, हम देखते हैं बाहरी वाले चीज़, घर के बाहर वाले काम वाले चीज़ खेलते हैं, जैसे कि कृषि, खेत ओत बनाना, ट्रैक्टर बनाना, या ट्रैक्टर से खेत जोतना, इन सारे कार्यों को। या तो और जो बालिकाएं होती हैं वो घर के काम, जैसे कि खाना बनाना, गुड्डी खिलाना, तो इन सब के प्रकार के उनके अलग अलग से खेल रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जो लड़कों वाला खेल है लड़कियां नहीं खेल सकती, लड़कियां वाला खेल है लड़के नहीं खेल सकते। उनके अपने इंटरेस्ट होता है, जो वो ज़्यादा देखते हैं वही खेलते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। तो फिर उसके बाद है सामाजिक एवं नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। इस समय बालक अपने समूह के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताता है, समूह द्वारा प्राप्त आज्ञा मानने के लिए यथा तैयार रहता है, उसका व्यवहार दूसरी की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है। उसमें अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, जैसे आज्ञाकारिता, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता आदि। नैतिक गुणों के विकास के संबंध में स्ट्रैंग का विचार है। स्ट्रैंग मनोवैज्ञानिक ने अपना विचार दिया है कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। जैसे जब वो इन्फेंसी एज में रहता है, शैशवावस्था में रहता है, तो वो नहीं जान पाता कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको सब सही सही या सब ही गलत गलत लगता है। लेकिन जब वह बाल्यावस्था में आ जाता है तो ये डिसीजन मेकिंग की क्षमता उसके साथ धीरे धीरे विकसित होने लगती है। फिर गाइस उसके बाद है सुषुप्त काम प्रवृत्ति, डोरमेंट सेक्स इम्पल्स। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार बच्चा जन्म से ही कम भावना विकसित होने लगता है, किंतु इस समय आत्म प्रेम तथा प्रीति एवं मात्र जैसे बालक जब शैशवावस्था में रहता है तो उसके अंदर आत्म प्रेम और बस अपने माता पिता से ही लगाव रखना चाहता है, परंतु जब ये ऐसे बाल्यावस्था में आता है तो ये सारी भावना ग्रंथियाँ जो हैं समाप्त हो जाती हैं, और बालक बालिका में समलिंगी प्रेम भावना का उदय होता है। बालक में सखा भाव और बालिका में सखी भाव विकसित होती है। तो गाइज आप ऐसा अपने दैनिक जीवन में देखते भी होंगे, और आप अपने घर में अगर छोटा सा बच्चा है या वो बाल्यावस्था में है तो आप ये उस पर अप्लाई करके देख भी सकते हैं कि क्या वास्तव में ऐसे कुछ लक्षण या करेक्टरिस्टिक्स मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ लक्षण मिलेंगे ही। तो गाइज मुझे आज उम्मीद है, आशा है आप लोगों को हमारा सेशन बहुत 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 ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इसे देख सकें। ऐसा नहीं है कि ये केवल बीएलएड के लिए है, आप बीएड वाले जो छात्र हैं या आपके अगर फ्रेंड्स सर्किल में हैं तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आप हमारे चैनल को भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए। जैसे कि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बस लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाकर, एंड नथिंग।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।